इलेक्ट्रिसिटी। पहले ये बताओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देख रहे हो इसका शकल? बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो लूजली बाउंड होता है। ठीक है, जो लूजली बाउंड होगा या जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में होगा, जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? कौन सा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेंगे? बहुत मुस्कुरा रहे हो। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में ना। जैसे मान लो, अच्छा एक बात बताओ, ठीक, कोई भी हम लोग जैसे मान लो मैटर है ना, ठीक है, सारे मैटर किससे बने हैं? अरे एटम से, ठीक है ना। ठीक, हम लोग किससे बने हैं? एटम से, ठीक है। और हम लोग पढ़ किसको रहे हैं? हाँ, तो एटम रीड्स एटम, है ना। एटम स्टडी एटम, नहीं तो करे। चलो ठीक है, अच्छा सुनो, मान लो कोई एटम है, ठीक है, किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे इलेक्ट्रॉन है? फ्री। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, दूसरी बाउंडेड होते हैं ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेंगे? जो भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं उन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ना। ठीक, अच्छा अगर कोई एटम है, मान लो कोई एटम है, ठीक है, और किसी एटम में हमारे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसी को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आउटर में शेल में होंगे, ठीक है, इन्हीं को वैलेंस शेल कहेंगे। ये जो एटम इसको लूज कर देगा और लूज कर देगा या वीकली बॉन्डेड को देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन बन गए? फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए ना। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए मतलब एटम क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एटम क्या बन गया? पॉजिटिव हो गया, बन गया ना। और ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देख, इलेक्ट्रॉन हमारे फ्रीली मूव कर रहे हैं और एटम क्या बन गया? पॉजिटिव। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो नेगेटिव हो गया, एटम क्या हो गया? पॉजिटिव। लेकिन पूरा मेटल अभी भी इलेक्ट्रिकली कैसा है? न्यूट्रल है। बस में ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बस नहीं कि फ्री इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव एक्स्ट्रा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो सब के सब इलेक्ट्रिकली क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे। ठीक, अच्छा, तो एक तरह से देख सकते हैं दो तरह के इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन में हमारी दो कैटेगरी हो गई ना। कौन कौन सी हो गई? एक तो बाउंडेड हो गए, ठीक है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, और एक कौन से? फ्री इलेक्ट्रॉन। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? कहाँ मूव करेंगे? न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं उसको कौन सा इलेक्ट्रॉन कहेंगे? बॉन्डेड। और वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बीच में या दो एटम के बीच में हमारा मूव करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से बाहर आएंगे क्या? नहीं आएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल के अंदर हमेशा बाउंडेड होंगे, है ना। वो कभी भी किसी सरफेस के बाहर आना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी हम देते हैं उस एनर्जी को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी, यही ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं या क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। बस में कोई भी हमारा मेटल है, मेटल में हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? वीकली बॉन्डेड होंगे, और वही इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे। क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे। और यही कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के कितने बेसिस डिवाइड कर दिया? दो। कौन कौन सा? एक बॉन्डेड होगा और एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या देते हैं एटम को? स्टेबिलिटी। क्या देंगे? स्टेबिलिटी। ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ना। लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? हमारा करंट। ठीक, जो भी कंडक्शन होगा वो कंडक्शन हमारा किसकी वजह से होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। बस नहीं, तो ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। और किसी भी इलेक्ट्रॉन को, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी हम देंगे उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी या तो वर्क फंक्शन, या तो वर्क फंक्शन। लिखो लिखो लिखो, फटाफट लिखो। तो ठीक है, हाँ सरफेस नाम फिर एक ही है, थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहे वर्क फंक्शन। ठीक है, वो वेवलेंथ और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आएगा, घबराओ मत। ठीक है, लिखो लिखो। क्या कह रही तुम? फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? जो भी फ्री चार्जेस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे, वॉल्यूम में नहीं, जितने फ्री चाहिए याद रख लो। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में हम लोग पढ़े हैं, है ना। गॉस लॉ में प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़े थे ना, कि जितने भी फ्री चार्जेस होते हैं वो हमेशा कहाँ होंगे? सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे। अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, इसलिए अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? जीरो। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो पोटेंशियल, अरे कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट। और पोटेंशियल कांस्टेंट तो किसकी तरह बिहेव करेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। आने जाने वाली लाइन
परपेंडिकुलर, और कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तब अरे चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, एक तरफ प्लस और एक तरफ, तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड? 2। कौन कौन? एक एक्सटर्नल और एक इंड्यूस्ड। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, नेट कितना? 0। अभी भी चार्ज हमारा कहाँ पे? सरफेस पे। लिखो फटाफट लिखो। देखिए लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन called free electron. Loosely bonded free valence electron, लिख लो, loosely bonded valence electron is called free electron। ठीक है, हो गया। loosely bonded electron is called free electron। ठीक, free electron हो गया। ठीक, फिर लिखो, free electron oscillate between two atoms। free electron oscillate between two atoms। ठीक है, oscillate between two atoms। free electron oscillate between two atoms हो गया। फिर लिखिए free electron is responsible for conduction। free electron is responsible for conduction। free electron is responsible for conduction। ठीक है, ये भी हो गया ना। देखिए चाहो तो जो फिगर अगर बनाना बना लो इसमें कुछ। देखिए यहाँ लिख लो, एक लाइन और लिख लो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, the energy required to remove an electron is called work function या threshold energy। ठीक है, वर्क फंक्शन या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग ये पढ़ लिया। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्लास 10 वाले से स्टार्ट कर रहे हैं ना। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ लें? इलेक्ट्रॉन तो जान गए। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक चार्ज इलेक्ट्रॉन है। चार्ज क्या होता है? किसी भी मेटल की या किसी भी बॉडी की कैसी प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो क्या प्रोड्यूस करेगा? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज रुका होगा तब स्टैटिक है ना, स्टैटिक है ना, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड? कांस्टेंट, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, ये ना। लेकिन अगर मान लो चार्ज चल रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों कैसा? कांस्टेंट। फिर से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में करंट आएगा ना। ठीक, अगर जैसे मान लो चार्ज रुका है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज चल रहा है तो अपने साथ क्या आएगा? करंट, और करंट लाएगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेटेड चार्ज है तब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे मैग्नेटिक फील्ड? और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के मिलने से एक नया वेव बनेगा, दैट नया वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सब पढ़े हैं ना। चलिए चार्ज तो जाने, चार्ज की यूनिट कूलॉम, सीरियस सिस्टम स्टार्ट कूलॉम। ठीक है, अब लिखिए करंट। ठीक है, करंट ठीक है, क्या होता है करंट में क्या होगा? ठीक है, करंट क्या होगा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे? करंट। ठीक, लिख लेंगे ना, क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। I इज इक्वल टू क्या लिखे? या तो dq/dt या तो q/t लिख सकते हैं ना। ठीक है, q/t। q क्या लिख सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से? ne, ये ना, ne अपॉन कितना? t। ये फॉर्मूला लिख सकते हैं ना। अच्छा, एक चीज और कहें, इसका यूनिट पूछे तब यूनिट एम्पियर कूलॉम पर सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलॉम पर सेकेंड। कौन सा सिस्टम? SI। ठीक है, और इसको कूलॉम को क्या लिख सकते हैं? स्टार्ट कूलॉम। सेकेंड को क्या? सेकेंड। कौन सा सिस्टम? CGS। ठीक है ना, और इसको क्या कहते हैं? वाट। ठीक है, करंट का जो यूनिट होता है वो SI सिस्टम में क्या होता है? एम्पियर, और CGS सिस्टम में क्या होता है हमारा? वाट। ठीक, फटाफट लिख लो। हो गया? अगर मान लो 1 एम्पियर की डिफिनेशन पूछें तो क्या लिखोगे? ऐसे कर लेंगे इफ 1 कूलॉम टी की जगह तो आई की जगह 1 कूलॉम पर सेकेंड गया तो 1 एम्पियर। यहाँ से क्या कह सकते हैं?
क्या कह सकते हैं, अगर 1 कूलम चार्ज कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए फ्लो होता है तो उसमें आने वाले करंट को क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। चाहो तो ये लिख लो ना, कुछ नहीं, ठीक है। आगे जो दूसरा डिफिनेशन होगा फिर पर लिया जाएगा हम लोग, लिख लो, बोल दे। इफ 1 कूलम चार्ज, पास लिखो, हाँ हाँ ठीक है। अरे चार्ज है भाई, किसी से लिख लो, छोटा चार्ज बड़ा चार्ज। हो गया, देखो, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकेंड, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकेंड, देन करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर, ठीक है। देन करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर, ठीक। हो गया। अच्छा मान लो, सोच के हमें बताओ, ठीक है, करंट का डायरेक्शन किधर होता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट। अच्छा इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, तो ऐसे याद रख लेंगे कि नेगेटिव चार्ज के कैसा, अपोजिट, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में, बट पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, बस समझ में। अगर बैटरी की बात करें तब, अरे पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव पे जाएगा। कि अगर हमारा बैटरी है, मान लो ये पहला डायरेक्शन याद रख लेते हैं ना, कि अगर हमारा बैटरी है, बैटरी में बड़ा वाला क्या होता है, पॉजिटिव, छोटा वाला तो पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। अगर दूसरा हमारा है कि नेगेटिव चार्ज अगर इधर जा रहा है तो करंट किधर, पीछे, ये तो होगा, ठीक। और तीसरा हमारा क्या होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा होता तो करंट भी इधर ही जाता, नहीं हो गया। जो करंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज के कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट, बस पॉजिटिव चार्ज के कैसा डायरेक्शन में ना। और बैटरी की बात करें तो उसमें क्या होगा, करंट कहां से निकलेगा, पॉजिटिव से कहां पे, नेगेटिव। पूरे सर्किट में डायरेक्शन याद होना चाहिए, गलत हो जाएगा ना, लिखो लिखो। इसका मतलब क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज कहां फ्लो कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसके अपोजिट करंट आएगा। अरे नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो फिर हाँ बोलो बोलो। अरे भाई कंडक्टर है, एक तरफ पोटेंशियल लगा दी प्लस और माइनस, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, माइनस से प्लस, और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जाएगा तो करंट प्लस से माइनस। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जहां डिफिशिएंसी हो गई वो चलने लगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर में आता नहीं है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये सब लिखो लिखो। क्या बोले थे, हाँ लिखिए। करंट ऑलवेज फ्लोज अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज, करंट ऑलवेज फ्लोज opposite to negative charge, opposite to negative charge, but in direction of positive charge, but in direction of positive charge, but in direction of positive charge, हो गया, but in direction of positive charge, ठीक है, समझ गए। अच्छा जैसे क्वेश्चन कर लें, ठीक है। अब बैटरी वाली ये बना लेंगे, फिगर करना, बना लीजिएगा, याद रहेगा। जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं, जैसे कहा मान लो इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही बोल रहे हैं ना, सब कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्जेस की ही बात हो रही है, सब कुछ फ्री चार्जेस का ना। 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन इधर, 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज ऐसे जा रहे हैं और इधर पॉजिटिव चार्ज, और ये जो टाइम है ना, ये टाइम हमारा 1 सेकेंड है। तो करंट की वैल्यू बताइए, करंट करंट फटाफट बताओ। 2 एम्पियर हो गया, 0 नहीं है, 0। अरे ऐड हो जाएगा सर, अरे भाई ये उल्टा है ना, अरे तो उल्टा उल्टा है ना। चलो आई किसका कह रहे हैं, पहले नेगेटिव का ना, नेगेटिव और करंट का फॉर्मूला NE/T, ठीक। इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो कितना चार्ज, 1 कूलम। अरे पढ़े हम लोग, ठीक। तो कितना बनेगा 1 कूलम, और टाइम कितना 1, तो ये 1 एम्पियर करंट आ गया, ठीक। और अगर पॉजिटिव की बात करें तब NE/T फिर से ना,
फिर से इतने पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, फिर से कितना 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, फिर से कितना आ गया 1 एम्पियर। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर होगा ना नेगेटिव का, ठीक, और पॉजिटिव का इसी के डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम। तो आई नेट की वैल्यू कितनी 2i है ना, जो भी आएगा 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, याद रखेंगे करंट का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज के कैसा अपोजिट, बट पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, ठीक। हो गया? ठीक है। अच्छा बताओ, करंट इज स्केलर या वेक्टर? करंट इज स्केलर या वेक्टर? क्यों स्केलर? वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। और कुछ? सर करंट में डायरेक्शन कैसे निकालें, मतलब से तो कह रहे है हाँ, बट उसको तोड़ना का पॉसिबल है, उसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। वो तो पूछ रहे हैं क्यों, ये तो पूछ रहे हैं क्यों। सर एक और है, एक जगह हम सुने हैं करंट इज अ टेंसर। हम पूछ रहे हैं डायरेक्शन है फिर भी ये स्केलर है, बस इतना बताओ क्यों, क्योंकि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को नहीं फॉलो क्यों नहीं फॉलो करता? उसका डायरेक्टली ऐड कर देते करंट ऐसा रहेगा तो उसको तोड़ेंगे। तो तोड़ो, क्या दिक्कत है? डायरेक्शन मान रहे तो तोड़ो, क्यों नहीं तोड़ेंगे? ये तो क्वेश्चन है, क्यों नहीं तोड़ेंगे, क्यों नहीं वेक्टर है? डायरेक्शन बदलता रहता है कंटिन्यूअसली उसका। क्या, कौन सा इफेक्ट? काश हम नॉर्मल होते, ठीक है। ये करंट कितना, मान लो 1 एम्पियर, ये भी करंट कितना 1 एम्पियर, ये एंगल कितना 90, ठीक है। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 एम्पियर, लेकिन बाई वेक्टर एडिशन अगर करेंगे तो आई के लिए कितनी आएगी अंडर रूट 1 स्क्वायर दैट इज कितना √2। ये दोनों वैल्यू सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट है, फॉलो नहीं कर रहा है। अब क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, सुनना, हम इसमें डायरेक्शन तो देख लेना ये चीज़, ठीक। मान लो करंट है, जैसे सपोज दैट मान लो ये कंडक्टर है, ठीक, ऐसे कंडक्टर है, ठीक है। अगर ये कंडक्टर है, करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। कितना किसी पर्टिकुलर एरिया से, कोई भी एरिया से हमारा पर्टिकुलर कितना चार्ज फ्लो हो गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट। ये तो है, ठीक। इतने एरिया से हमारा चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, उसी फ्लो के अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, करंट। अच्छा, करंट मान लो हम ऐसे कहते हैं कि चार्ज इतना, मान लो इसमें से जितना करंट ऐसे से चार्ज फ्लो हुआ ना, ठीक, और चार्ज फ्लो हुआ तो ये हमारा क्या आ गया, करंट आ गया। आया कि नहीं आया? और करंट हमारा इतना चाहिए, जैसे कुछ चार्ज क्यू अमाउंट जो है चार्ज इतने एरिया से फ्लो हो रहा है, ठीक, तो करंट का डायरेक्शन पर्टिकुलरली ये है कि नहीं है, ठीक। लेकिन अगर ये एरिया ऐसे कह लें, अब बताओ, देखो कह लेना ऐसे, ठीक, अब चार्ज कैसे फ्लो होगा, ये अब देख लो, यहाँ पे चार्ज ऐसे से जा रहा है ना, ठीक, तो करंट में डायरेक्शन भी तो अलग अलग है। इसमें एक डायरेक्शन है क्या, इसमें एक डायरेक्शन है, अरे देखो ये अलग डायरेक्शन, ये अलग डायरेक्शन, ये अलग डायरेक्शन है, नंबर ऑफ डायरेक्शन है ना, और नंबर ऑफ डायरेक्शन है तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर एडिशन करें तो मीनिंगलेस हो जाएगा, नहीं ना। यहाँ पे हमको वेक्टर एडिशन से हम ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक। इसीलिए करंट में डायरेक्शन होते हुए भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और अगर कहें, जैसे मान लो एकदम सिंपल सी बात बताओ, ऐसे सोचो, तुम अभी क्या कर रहे थे, तोड़ने के लिए ना, मान लो ऐसे कह दें थोड़ी देर के लिए, मान ले करंट क्या है, वेक्टर है, तो चलो मान लो करंट यहाँ से आई है, ये एंगल कितना है, थीटा, है ना। अब यहाँ पे कितना, आई कॉस थीटा, यहाँ पे कितना, आई साइन थीटा आएगा ना। अच्छा, हम किस चीज़ को तोड़ कैसे सकते हैं, कब तोड़ते हैं यार, तोड़ने का मतलब क्या है, तोड़ने का मतलब क्या, हम कैसे तोड़े, इनको जोड़े तो यही आ जाए, इस, ठीक है वो चीज़, ठीक है, इनको जोड़े तो यही आ जाए ना, इस तरह से तोड़ते हैं तभी तो जोड़ पाएंगे, ठीक, कि इन दोनों को हम जोड़ दे तो ये वापस मिलने लगे। अच्छा, करंट को अगर दो डायरेक्शन में तोड़ दिए हैं, एक एक्स डायरेक्शन में और एक, अच्छा जहाँ करंट होगा वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहाँ पे करंट होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे करंट को कितनी डायरेक्शन में तोड़ दी,
दो तो यहाँ का एक मैग्नेटिक फील्ड कितना m1, यहाँ का यह b1, ठीक है, और यहाँ का एक मैग्नेटिक फील्ड कितना b2। कितने मैग्नेटिक फील्ड आ गए? 2। लेकिन नेट तो मैग्नेटिक फील्ड इसी में होगा ना। इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड कभी नहीं आएगा। पास में इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितना मान लिए b1, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितना मान लिए b2, और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या मान लिए b। अगर b की बात करें तो हम क्या लिखते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो b1 i कैप प्लस b2 j कैप। इनको जोड़ रहे हैं तो यही चीज हमको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इनके मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ने से यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, मतलब इसको हम तोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। और तोड़ नहीं सकते, तोड़ेंगे किसको, वेक्टर को ना, और तोड़ नहीं सकते हैं मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। बस में करंट में डायरेक्शन है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन होते हुए भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा। वेक्टर एडिशन से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक। और कई सारे रीजन है। और ऐसे सोचो, ये सोचो, मान लो ना, ठीक, ये सब समझ गए ना, ठीक, कि करंट में डायरेक्शन है फिर भी वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। करंट, एक चीज बताओ कि जो भी हमारा करंट आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। करंट किसकी वजह से आ रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब किसकी वजह से आ रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, करंट किसके, फ्री इलेक्ट्रॉन ना। अब एक फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, कितने होंगे, बहुत ज्यादा, और जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो सब दौड़ेंगे, और सब दौड़ेंगे तो सबका हर डायरेक्शन, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो सबके लिए करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। सबके लिए करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, और अलग अलग होगा। इसलिए हम लोग चाहें भी, अब कह सबका डायरेक्शन अलग है ना, और सारे डायरेक्शन को जोड़े तो नेट तो कुछ और आना चाहिए ना। इसलिए कभी भी हम करंट में डायरेक्शन होते हुए भी उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, स्केलर, क्योंकि वो मीनिंग जो हमारा अगर वेक्टर एडिशन कह दे तो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अगर सरफेस एरिया चेंज करते हैं तो चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन बदल जाएगा, तो करंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, बदलेगा, लेकिन नेट करंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक। और कंडक्टर में देखें तो कंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर देखा जाए डायरेक्शन, तो हर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, तो करंट का भी डायरेक्शन अलग हो जाएगा। अगर वेक्टर हम मानते हैं तो उसको वेक्टर एडिशन सॉल्व करना पॉसिबल है, कभी नहीं। एक चीज और, ठीक है, ये समझ गए, देख लो पहले, करंट इज ए स्केलर, करंट इज ए स्केलर, करंट इज स्केलर बिकॉज इट कैन नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन। Current is scalar because it cannot follow vector addition. Vector addition हो गया, कर दें, ठीक। और क्या लिख दें, और कोई रीजन याद रहेगा नहीं है सब, कि हम चाहे कि करंट को तोड़ना, तो तोड़ना पॉसिबल है क्या, तोड़ेंगे तो कितने करंट मिलेंगे, 2। अगर मान लो किसी करंट को उसके कंपोनेंट में तोड़ देते हैं तो कितने करंट मिलेंगे, 2, और 2 करंट मिलेंगे तो कितने मैग्नेटिक फील्ड, 2। उनका नेट क्या होना चाहिए, वही नेट इक्वल होना चाहिए ना, लेकिन उनका नेट कभी इक्वल, इसलिए हमारा तोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम वेक्टर कभी भी नहीं मानेंगे, समझ गए। अच्छा, फिर आ जाओ, करंट जो है एसी है या डीसी, अरे सॉरी, हाँ, करंट में टाइप्स, ठीक है, टाइप्स में क्या होगा, एसी और डीसी, ठीक है, एसी हो गया और क्या हो गया, डीसी हो गया, ठीक है, एसी करंट और डीसी। एसी क्या, अल्टरनेटिंग, ठीक है, क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, हाँ, अल्टरनेटिंग करंट, एम्पलीट्यूड एंड पोलैरिटी चेंजेस, ठीक है। कोई भी ऐसा करंट जिसका एम्पलीट्यूड और पोलैरिटी दोनों क्या होगा, चेंज होगा, एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव। एम्पलीट्यूड एंड पोलैरिटी रिमेन सेम, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक। अगर ऐसे देखा जाए, और समझो थोड़ा इंटरेस्टिंग ना, कि अगर ये चीज हम बात कर लें, देखो ऐसे ऐसे हो गया ना, ठीक, तो ये कौन सा है, एसी, ये अगर हमारा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, कौन सा है, अरे डीसी है, नेगेटिव डीसी, डायरेक्शन कुछ भी हो, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ऐसा नहीं कि हमेशा यही रहेगा ना, इसमें पोलैरिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसे पोलैरिटी नहीं, दोनों, ठीक। बट ये है कि अगर एक बार पॉजिटिव है तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव है तो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। अच्छा, एसी का सोर्स मान लीजिए ये आई है, ये टी है, आई है, ये टी है, बोलो
एसी का सोर्स, अरे इसका सोर्स बताओ। अरे यार एसी जनरेटर होता है ना, ठीक है। और इसका सोर्स डीसी जनरेटर, बस में ही इसका एसी जनरेटर, इसका डीसी। घर में जो भी सब बिजली ले आ रही है कौन सा है, एसी है, ठीक है। और इसका बैटरी सेल ना, ये सारी चीजें किससे होती हैं, डीसी से, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट लिख लीजिए। सर मुझे मैग्नेटिक फील्ड वाली बात कहते हैं आप, जोड़ने में नहीं होता, हाँ। इसको प्रैक्टिकली देखा गया है इसलिए। अरे नहीं होता है भाई, उसमें डायरेक्शन तुम निकाल के देख लेना, मैग्नेटिज्म जब पढ़ाएंगे तो कभी ऐड नहीं होगा। करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट मान लो, ऐसे तुम्हारा करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल घूमेगा, ये कंसेंट्रिक रिंग बनाएगा। अब इधर रिंग बनाएगा, अब जोड़ो रिंग को। अब करंट, अब देखो ये रिंग जुड़ रहा है, मान लो करंट एक ऐसे जा रहा था ना, फिर ट्रायंगल में टूट गया, तो ये करंट क्या हो गया I1, ये करंट क्या हो गया, और इसमें करंट ऐसे जा रहा है नेट वाला, ठीक। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का रिंग ऐसे बन गया, बना, इसका रिंग ऐसे बना, ये रिंग और ये रिंग जुड़ के ये नेट रिंग ऐसे कैसे आएगा, समझ में आया। तो मैग्नेटिक फील्ड, वो जो नेट वाला मैग्नेटिक फील्ड है, इनके एडिशन से कभी नहीं आएगा, ठीक। इसलिए हम चाह के भी उसको तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ में नेगेटिव डीसी कैसे कहीं ले सकते हैं, वो तो उसके सोर्स पे डिपेंड करेगा। चल रहा है कि नेगेटिव की पॉजिटिव डीसी ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे है तो नेगेटिव। उस लाइन की। अरे भाई ऊपर पॉजिटिव ही ना होता है, हाँ नीचे तो नीचे रहता नेगेटिव, हो गया। चलो एसीडीसी भी हो गया, ठीक है। ये बताओ, हमको घर में जो भी मिल रहा है कौन सा करंट मिल रहा है, एसी मिल रहा है। और बैटरी से कौन सा मिलता है, डीसी। बैटरी सेल, छोटा सेल, घड़ी का सेल, जो भी है वो सब क्या दे रहा है, डीसी, ठीक। अच्छा एसी के लिए, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है कैसे मूव करते हैं, जैसे किसी एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक्चुअली जो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करते रहते हैं, बोलो। दो एटम के बीच में कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, ऐसे, ये ना, ये जो है, ठीक, वो हमेशा क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक। जो भी हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑसिलेट। अच्छा मान लो ये जो हमारा मेटल है, ठीक, मेटल के अंदर ये हमारे इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन एक थोड़ी देर के लिए इधर गया, ठीक, फिर अपने वापस पोजीशन पे आया, फिर ऐसे आया, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, पहले किधर गया, आगे, आगे से फिर क्या गया, वापस आया कहाँ पे, अपने मीन पोजीशन पे, और फिर उधर गया और फिर मीन पोजीशन पे आया। यही चीज बार बार हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एक अपने मीन पोजीशन के बाद कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। फिर इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर, ये कर रहा है ना। तो यही हमारा जो ये अपने मीन पोजीशन पर रह के हमारा प्रोड्यूस करता है, वही करंट हमारी कौन सी होती है, एसी। एसी करंट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने ही मीन पोजीशन पर रह के कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, बस नहीं। तो ये हमारा एसी का हो गया। अच्छा एक चीज बताओ, जितने भी सेल हैं या बैटरी हैं, ठीक है, सबसे हमको कौन सा मिलता है, डीसी। अच्छा जो भी हमारी चार्जिंग चीजें हैं ना, जैसे मोबाइल है, बैटरी है या वॉच है, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें किससे चलती हैं, डीसी से, यही ना, उनको डीसी ही लेते हैं ना, डीसी से ही चलती है, एसी से नहीं चलती है, ठीक। क्यों डीसी से ही, क्या क्या क्या, बोलो बोलो, कौन, डीसी, एसी नहीं स्टोर हो सकता है। अरे भाई जो बैटरी उटरी है ना, उसको हमको डीसी दे रहा है ना, ठीक, उसको एसी हम नहीं बना सकते, ऐसी बैटरी बना दे जो एसी हो जाए, बोलो, नहीं बना सकते। अरे भाई एसी को स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, बस में ही। इसीलिए हम लोग को जरूरत किसकी पड़ती है, आप सोचते हैं, कई लोग ऐसे कहते हैं ना कि हमें घर में एसी आ रहा है, ठीक, हमारे बैटरी से डीसी आ रहा है, ठीक है, तो हम बैटरी भी एसी की बना दें, घर में ही डीसी बना दें, ये सर कर सकते हैं ना, हम यूनिफॉर्म कर दें, क्या जरूरत है एसी डीसी की ना। तो डीसी की यूज हम तब करेंगे, ठीक है, जैसे कोई पूछेगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमको यहाँ डीसी सोर्स चाहिए, तो क्या कहेंगे, अगर कहीं पे भी हमको स्टोर करना होगा, ठीक है, कहीं पे भी हमको करंट, एनर्जी, इस टाइप का स्टोरेज चाहिए होगा, तो स्टोरेज करने के लिए क्या यूज करेंगे, डीसी, ठीक। एसी कब यूज करेंगे, स्टोर नहीं करना, नहीं तो क्या दिक्कत है, बहुत बढ़िया, जब स्टोर नहीं करेंगे तो मतलब कुछ भी, हाँ कितना अच्छा आंसर ला दे तुम लोग। एसी कब यूज करेंगे, जब हमको लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफर करना होगा, ठीक है, कि एक जगह बहुत बड़ा सोर्स बिठा दिए हैं और वो सोर्स हमारा क्या दे रहा है, कुछ करंट दे रहा है, अब उसी सोर्स से हमको शहर में बिजली देनी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे,
एसी यूज करेंगे ना। एसी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं और डीसी को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक। एसी करंट को ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्यों यूज करते हैं? लॉस कम होता है, ये इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, लॉस होगा लेकिन एसी में हमारा लॉस कम होगा, पावर लॉस कम होगा, एसी को इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन डीसी में क्या होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी टफ होगा, इसमें पावर लॉस भी ज्यादा होगा। डीसी का यूज हम तभी करेंगे जब हमको करंट को क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। लिख लो, ठीक है, ठीक। फॉर स्टोरेज डीसी करंट इज यूज्ड, for storage DC current is used, for storage DC current is used, DC current is used, हो गया? फिर लिखिए, ठीक है। AC have minimum power loss and it is easily transportable, इट इज इजली ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। जो लिख लो, पावर एनर्जी एक ही ना होता है, ठीक है, हो गया, ठीक है। एसी हो गया। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी एसी की जो हमारी गवर्नमेंट सप्लाई करती है 50 to 55 हर्ट्ज, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी अरे जीरो, इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो ना, क्यों जीरो, कहाँ ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। डीसी में कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी जीरो। और यहाँ पे जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल एंड एप्लायंसेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 50 to 55 हर्ट्ज, लिख लेना, ठीक है। देयर इज नो ऑसिलेशन इन डीसी, दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी जीरो। हो गया, फ्रीक्वेंसी जीरो, ठीक है। और लिख लेना frequency of AC is 50 to 55 hertz, हो गया, ठीक है, ये भी हो गया ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, ठीक है, AC और DC में हार्मफुल कौन होता है? AC और DC में खतरनाक कौन होता है? दोनों हार्मफुल होता है, दोनों हार्मफुल होता है। एसी को छुएंगे तो क्या होगा, डीसी को छुएंगे तो क्या होगा, करंट लगेगा। बहुत बढ़िया ना बेटा, बहुत बढ़िया, हाँ, ठीक है, ठीक है। इसको जानते क्या कहते हैं आदमी, हाँ, ठीक है, मैं नाम सही रखे थे, हाँ, बम्बड़, बहुत बढ़िया नाम रखे थे, बम्बड़, ठीक है। चलो, एसी पढ़ा लेने फिर बताएंगे ना, ठीक है। एसी और डीसी, कितना वो लग रहा है ना, एब नॉर्मल लग रहा है, नहीं सही बात है, ठीक है। एसी और डीसी को छुएंगे तो दोनों को क्या लगेगा, करंट, वाह बहुत बढ़िया, ठीक। एसी को छुएंगे तो क्या होगा, एसी और डीसी को छुएंगे तो क्या होगा, सोच के बताओ। एसी को छुएं और डीसी को छुएं, दोनों के छूने में क्या असर होगा, यही क्वेश्चन है। हाँ, एक दूर फेंक देगा और एक सर, एक ऐसा XYZ टीचर बोले थे, हाँ, देखो क्या नाम है कि वो आप सब जान रहे कौन बोले ना, हमें नहीं जानना, हाँ बोलो, फालतू बात को कल आता है, पूछ रहे क्या होता है, ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, एक, हाँ और एक, हाँ और एक चिपका लेगा। आज तुमको हम 2 करंट देंगे, ठीक है। सुनो, अगर एसी करंट को छुएंगे, ध्यान से समझो, ठीक है, डीसी को छुएंगे, ठीक, तो डीसी को छुएंगे तो हमको ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है ना, ठीक है, तो अपने कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ हमको रखेगा, ठीक। लेकिन अगर एसी को छुएंगे तो अपने साथ हमको ऑसिलेट कराएगा, होगा ना, ठीक। अब सुनते जाओ अभी, ठीक है। अगर हम एसी को छुएंगे तो यहाँ पे करंट कितना है, तो इस पॉइंट पे करंट क्या होगा, तो हम, और उसके बाद ये क्या होगा, करंट छू रहे हैं, करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा, हम ऑसिलेट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, हाँ, ऊपर करते करते फिर किधर आने लगेगा, नीचे, और फिर हमको कितना मिलेगा, जीरो, और फिर ये नीचे, ये ना होगा। तो एक बार ये इसमें करंट बढ़ेगा, फिर क्या होगा, घटेगा, और एक पॉइंट पे क्या होगा, जीरो, ठीक है। हमको कुछ टाइम के लिए करंट क्या हो जाएगा, जीरो, भले बहुत कम टाइम के लिए होगा, ठीक है, लेकिन इसमें करंट कभी भी जीरो नहीं, ये कॉन्टिन्यूसली चिपका रखेगा, पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। और ये क्या कर लेगा,
छोड़ेगा पकड़ेगा, छोड़ेगा पकड़ेगा। लेकिन ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 50 to 50, 50 मान लें अगर, तो 50 मतलब एक बार में 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन 50 ऑसिलेशन, और 50 ऑसिलेशन मतलब 50 किधर ऊपर और 50 किधर, तो एक बार आदमी को पकड़ के 50 बार ऊपर नीचे यूं यूं, ठीक है, तो इसमें झटका लगेगा, ये तो होगा। लेकिन क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हमेशा एसी जो चाहेगा वो क्या चाहेगा कि हम उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करें, ऑसिलेट करें। लेकिन इसमें हमारा कोई फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन नहीं, तो हमको क्या रखेगा, पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा। समझ में आया, ठीक है। और करंट तो दोनों में लगेगा, लगता तो है ही ना, मेरा सही था। हाँ कहो, ठीक है। ये सब रब करके लिखना होना नहीं ना है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट। अब क्या लिखोगे, झटका आएगा, छपका आएगा, लिखो नेक्स्ट। या क्वेश्चन देख लो, छोटा बड़ा क्वेश्चन कर लें, ठीक है ना, करें। देखो ये सिंपल क्वेश्चन बताओ जरा तुम। Q इज इक्वल टू, देखो Q इज इक्वल टू लिख दे, मान लो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6, ठीक है। बोले कैल I एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। जल्दी बता दो तो क्या करें। चार्ज दिया है हमको, करंट निकालना है, बोलो I इज इक्वल टू, अरे dq बाई dt, यही ना, ठीक। तो इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट करते कितना आएगा, बोलो बोलो 6t प्लस 2 प्लस 0, यही ना। तो ये I आ गया जनरल फॉर्मूला, ठीक। और I की वैल्यू हमारा बोला कि t इक्वल कितना 3 सेकेंड, तो 6 इंटू 3 प्लस कितना 2, दैट इज कितना 20, नहीं आ गया। तो 3 सेकंड में हमारा करंट कितना आ गया 20, जो भी इसका यूनिट होगा तो 20 यूनिट लिख लेते हैं ना। कहा कैलकुलेट टाइम, ठीक है, सुन के बताओ आंसर। कैलकुलेट टाइम व्हेन, ठीक है, कैलकुलेट या कैलकुलेट चार्ज ऐसे कह लो इसी क्वेश्चन में। कैलकुलेट चार्ज व्हेन I बिकम्स 0। जल्दी बताओ, हमें चार्ज निकालना है जब करंट क्या हो जाए 0, बोलो। हाँ तो बोलो आंसर बोलो। हम क्या पूछे, हमको चार्ज निकालना है जब करंट क्या हो 0, आंसर बोलो। 3 चार्ज, अरे उर्ली हो जाएगा भाई, तुम लोग ध्यान देते नहीं, कोई फायदा होता है नहीं, नॉट पॉसिबल। बोले ना चार्ज निकालना है जब करंट क्या हो जाए 0, करंट कर लो 0। अगर करंट 0 करोगे तो टाइम क्या आएगा -1/3। करंट टाइम निगेटिव होता है, टाइम निगेटिव नहीं होता, मतलब करंट की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, या तो बढ़ेगी या तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट। स्टार्टिंग में देखो ना टाइम कितना होगा 0, स्टार्टिंग में टाइम 0, तो करंट क्या कांस्टेंट। तो करंट कांस्टेंट कभी 0 नहीं हो रहा, तो ये चीज जो क्वेश्चन है इसमें हमारा चार्ज कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अच्छा और क्वेश्चन कहा, जैसे कहा, ठीक है, I इज इक्वल टू लिखा है 3t स्क्वायर प्लस 2t, फाइंड, ठीक है, वो सिंपल कह रहे हैं, ठीक है, फाइंड चार्ज एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक। अगर I की वैल्यू दी है, हमको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, कब, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। जल्दी बोलो, I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t, बोलो क्या लिखें, चार्ज चाहिए ना, I की जगह dq बाई dt इज इक्वल टू कितना 3, छोटा क्वेश्चन में, तो dq इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt प्लस 2t इंटू कितना dt आ गया। ये dq चार्ज कितने टाइम का है dt, ये dq चार्ज कितने का है, हमको टोटल निकालना है, तो क्या कर दें इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कितना है q, और हमको चार्ज कहाँ से कहाँ तक चाहिए 0 से 3 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड t, यही ना, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, यही ना, t स्क्वायर 2 + 1 अपॉन ना 2 + 1, तो t क्यूब बाई 3, तो 3 बाहर, और क्यूब में कितना 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, अब प्लस 2 t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, यही ना, तो 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर कितना, ये कितना हो गया 3 कैंसिल ना 27 कैंसिल ना, प्लस कितना 9, दैट इज कितना 36 यूनिट, जो भी यूनिट आ जाए, नहीं आ गया, हो गया काम। अगर करंट दिया है तो, अगर चार्ज दिया है तो करंट निकालें डिफरेंशिएट करके, अगर करंट दिया है तो इंटीग्रेट करके क्या निकाल लें, चार्ज। देख लो फटाफट लिखो, सर ये इस वाले क्वेश्चन में जो चार्ज आया है वो 3rd सेकंड पे आया है, हाँ 3 सेकंड के लिए तो नहीं आया ना, नहीं पर्टिकुलर टाइम का, ये dq लग गया ना तो इंस्टेंटेनियस ही ना हो गया तब,
जब डी क्यू मतलब तुम लोग को वेलोसिटी पढ़ाए थे तो लिखे थे s/t ds/dt, तो इंस्टेंटेनियस नहीं होता छोटे टाइम का। हो गया? ये तो गया अब। हमको बैच ही दूसरा चाहिए, हमको दूसरा ही बैच चाहिए। ठीक है? हाँ मिटका दें। सही बताओ, हमको जो भी झटका उटका लगेगा, प्यार करेगा, पकड़ेगा, चिपकाएगा, करंट ना, करंट या पोटेंशियल, या हमको जो भी झटका उटका लगता है करंट का लगता है या पोटेंशियल का? करंट, पोटेंशियल का नहीं। जो झटका उटका लग रहा है करंट का लग रहा है कि पोटेंशियल का? जल्दी बोलो, करंट का लगा या पोटेंशियल का? अरे 50 वोल्ट का झटका लगा। हाँ ये कहाँ सुन लिया, 50 वोल्ट का झटका। पोटेंशियल का 11,000 वोल्ट जला दिया, ये होता है, झटका थोड़े लगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे भाई ये करंट इसी पोटेंशियल की वजह से आता है, नहीं ना? अगर हम तुम्हें गोली दे दें, ठीक है, किसी को मार दो, बताओ गोली से कैसे मारोगे? जब बंदूक होगी तब, नहीं ना? और गोली को स्पीड अप कौन करेगा? बंदूक, है ना? तो जो बंदूक है वही पोटेंशियल है, बात समझ में आई? तो उसको स्पीड अप करेगा ये, इसको स्पीड जो देगा या चलाने का काम कौन कर रहा है? हमारा बंदूक, तो वही पोटेंशियल है। तो करंट को चला कौन रहा है? ये अगर किसी बैटरी को हम लगा दें तो यही ना इलेक्ट्रॉन को चलाएगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी देगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चलेगा, उतना फास्ट चलेगा ना? तो हमारा करंट की वजह से हमको लगेगा, लेकिन उसको लिए एनर्जी देगा कौन? पोटेंशियल। समझ गए? चलो ठीक है, एक चीज़ और देखो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और कर लें। मान लो आई का फॉर्मूला जो देखे थे, ठीक है, अगर आई का फॉर्मूला देखे तो क्या? Q/T है ना? अच्छा, एक सर्कुलर, मान लो एक कंप्लीट मोशन में टाइम लगा, टाइम पीरियड, तो 1/T को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो QF लिख सकते हैं ना, ठीक? तो आई का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, Q इंटू लिख सकते हैं ना। अच्छा एक चीज़ और देखो, मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन r रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो r रेडियस के सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है? घूम रहा है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। अब हमको क्या निकालना है? करंट, ठीक? तो करंट के लिए हमको चार्ज चाहिए, ठीक? चार्ज की जगह किसका चार्ज? इलेक्ट्रॉन का। टाइम की जगह टाइम पीरियड ले लें, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम की जगह डिस्टेंस अपॉन, और एक सर्कुलर मोशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। एक रोटेशन में, एक ऑसिलेशन में, एक सर्कुलर मोशन में उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। और एक टाइम पीरियड में एक कंप्लीट मोशन ना, एक कंप्लीट मोशन मतलब 2πr अपॉन v। नहीं आ गया? तो अगर हम करंट की वैल्यू बात करें तो Q I इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q/T, Q बाई कैपिटल T, Q की जगह कौन? E, और टाइम की जगह 2πr अपॉन v। तो I के फॉर्म एक फॉर्मूला ये भी आ गया, EV अपॉन 2πr, यही ना? इसी से बोर मैग्नेट्रॉन डिफाइन करना हम लोग को ना। अगर करंट पता है तो मैग्नेट डायपोल मोमेंट निकालेंगे। याद है मैग्नेट डायपोल मोमेंट? फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेट डायपोल मोमेंट का? अरे I इंटू ए, ये I है, और इसका एरिया कितना होगा? πr², तो πr² इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा। नहीं आ गया? ठीक। अच्छा ऐसे क्वेश्चन पहले लिख लो, फटाफट लिखो जल्दी। सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा होगा तब के लिए ट्रू है ना ये फॉर्म? हाँ और क्या।
हो गया? देखो क्वेश्चन बोले, इफ एन इलेक्ट्रॉन moves with 120 rpm, if electron moves with 120 rpm, then find current. बोलो, आंसर बोल दो ना। ये क्या है? रोटेशन पर मिनट, और रोटेशन पर मिनट मतलब 1 मिनट में कितना 120 बार घूम रहा है। 1 मिनट में 120 बार, तो 1 सेकंड में 2 बार, ठीक। तो उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। नहीं आ गया? 1 सेकंड में कितना? 2 बार। हो गया फॉर्मूला, I इक्वल क्यू एफ ना, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन इंटू एफ, ठीक। तो क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन हो गया, ई की जगह 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19, एफ की जगह 2, तो 3.2 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 एम्पियर। हो गया काम खत्म। फ्रीक्वेंसी दी हो तो कर सकते हैं। सर F2 कैसे क्या करते हैं? ई के जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एफ के जगह 2। अरे F2 कैसे आता है? ये पूछ रहे हैं। 60 1 मिनट में 60 ऑक्सीजन 120 रोटेशन पर मिनट, तो 1 मिनट का कितना होगा? 120, तो सेकंड में कर लो। सर पर मिनट दिखा सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो एम्पियर डिफाइन करने के लिए सेकंड चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, कोई देखेगा भी तो क्या सोचेगा, ये क्या पूछ रहे हैं सर? हाँ, कि इन सबको मिनट सेकंड नहीं आता। ये सोचेगा कि तुमको मिनट और सेकंड में डिफरेंस नहीं आ रहा है। डिफरेंस नहीं, हम अब पूछे- बिल्कुल हम पूछे कि 2 क्या है, 60 ऑक्सीलेशन पर मिनट के हिसाब से करते कि 120 के हिसाब, ये पूछा। देखो, इफ सुनना चाहिए कभी कभी नहीं। देखो, इफ एन इलेक्ट्रॉन moves in a circle of radius 2 centimeter with a velocity 10 meter per second, find current। वेलोसिटी कितना? 10। If an electron moves with radius to 10 है, हो गया। हो गया सर। ई वी अपॉन 2 ना, अभी तो लिखे हैं 1.6 10 पे पावर माइनस 19, वी की जगह कितना 10 अपॉन 2 पाई वे रख लेंगे ना, आर की जगह 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 एम्पियर लिख लीजिएगा। ये तो फॉर्मूला बेस था, ठीक। हो गया? फिर लिखो। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कौन करेगा? सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कौन करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। लिक्विड में आयंस, ठीक है। गैसेस में आयंस, ठीक है। सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन और लिक्विड और गैसेस में फ्री आयंस। लिख लो, ये पॉइंट में लिख लो, ठीक है, ठीक है। कंडक्शन इन सॉलिड इज ड्यू टू free electron. Conduction in solid is due to free electron. Conduction in solid is due to free electron. Conduction in solid is due to free electron. Whereas in liquid and gases is due to free ions. Liquid and gases is due to free ions. Free ions. ये भी हो गया, ठीक है। फिर लिखो कंडक्शन इन मेटल्स। लिखो, हेडिंग लिखो, कंडक्शन इन मेटल्स।
कंडक्शन इन मेटल्स, ठीक है, कंडक्शन इन मेटल हो गया। चलिए सुनिएगा, अगर हमारे पास, ध्यान से देखो, ठीक है, अगर हमारे पास कोई मेटल है, क्या है, मेटल, ठीक, मेटल है, कंडक्टर है, कंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कंडक्टर ऐसे सोच के बताओ, सिंपल सिंपल बात बताओ, ठीक है, कंडक्टर के अंदर हमारे कैसे इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर कंडक्टर के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन रुके होंगे कि चल रहे होंगे, चल रहे होंगे, फ्री है ना। अगर इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो क्या देगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में है, मोशन में। इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तो क्या आएगा, करंट। इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में दिखाएगा और करंट आएगा तो हमको करंट लगना चाहिए। अगर हम किसी मेटल को छुएंगे तो करंट लगना चाहिए ना, ऐसा होता है, नहीं, क्यों नहीं होता है सर, बिकॉज उसकी नेट मूवमेंट जीरो हो जाती है। सब के सब कैसे डायरेक्शन मूव करेंगे, एट रैंडम डायरेक्शन में। एट रैंडम डायरेक्शन में मोशन की वजह से उन सबका एवरेज वेलोसिटी या एवरेज करंट कितना हो जाएगा, जीरो। ऐसे लिखेंगे ना कि अगर हम कोई फील्ड होल्ड नहीं लगाए हैं, ठीक है, ऐसे कुछ ये ना, तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन है एट रैंडम डायरेक्शन में मोशन करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसमें करंट नहीं होगा, करंट होगा, ठीक है। इस समय हम वेलोसिटी की बात करेंगे, स्पीड। अगर हम ऐसे पूछें, हम एवरेज स्पीड जीरो होगी क्या, उसमें डायरेक्शन का मतलब, ठीक है, जीरो कौन होगा, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि कैसा मोशन है, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन की वजह से आने वाला जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है या इनिशियल एवरेज वेलोसिटी है उसको लिख सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 कितना, un अपॉन कितना n, और इसकी वैल्यू कितनी, जीरो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है, रैंडम। और इसकी वजह से जो आने वाला नेट करंट होगा वो भी नेट करंट कितना होगा, जीरो। बस समझ में आई। अब सुनना, ठीक है, ये समझ गए, लिखो जरा पॉइंट में लिख लेता हूं, देखो, ठीक है, इन मेटल्स electron moves at random direction due to which average velocity and net current is zero, ठीक है, करंट इज जीरो, हो गया, ठीक। अच्छा, इस समय जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है, ऑर्डर याद है कितना होता है, 10 पे पावर 3 मीटर पर सेकेंड से लेके कहाँ तक, 10 पे पावर 4 मीटर पर सेकेंड, लिख लीजिए, ठीक है, 10 पे पावर 3 मीटर पर सेकेंड से 10 पे पावर 4 मीटर पर सेकेंड, लिख लीजिए। वो जो कभी-कभी लोग नहीं कहते हैं कि ऐसे नॉर्मल चीज़ों में करंट आता है, हाँ, लग गया, वो अर्थिंग है, ये सब नहीं, वो दूसरी चीज़ है, ठीक है, हो गया। फिर लिखो, हो गया, चलिए अब समझना, ठीक, बहुत सिंपल है, ठीक है। मान लो अब किसी भी मेटल को, ये एवरेज स्पीड हो गई ना, ऐसा कुछ, ठीक है, अगर किसी मेटल पे हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए हैं, ठीक, तो सबका मोशन कैसा है, एट रैंडम, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, नेट करंट कितना हो गया, जीरो। अगर यहीं पे हम मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, ठीक है, एक तरफ नेगेटिव लगा दिए और एक तरफ क्या लगा दिए, पॉजिटिव लगा दिए ना। अब जो इलेक्ट्रॉन का मोशन एट रैंडम डायरेक्शन में था, अब वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अलाइंड हो गए ना, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे अलाइंड हो गए और सारे इलेक्ट्रॉन अलाइंड हो गए। यहाँ से सुनना, ठीक है, यहीं से नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है, ठीक है, फिर से देखो, ठीक, ये ना होगा, फिर से बोल रहे हैं ना। ऐसे ये बात बताओ, किसी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, हम तुम लोग को पढ़ाए थे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को हम डाल दें, ठीक है, चार्ज का मोशन कैसा होता है, कैसा पाथ होता है, दो पाथ था, कैसा, एक स्ट्रेट लाइन था और एक पैराबोला, ये तो था पैराबोला, ठीक। अगर वेलोसिटी जो है एक्सेलरेशन के पैरेलल था या तो एंटी पैरेलल था, दोनों में क्या था, स्ट्रेट, लेकिन अदर कोई भी एंगल आ रहा था, क्या आ रहा था, है ना, पैराबोला। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल, माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो पाथ कैसा, स्ट्रेट लाइन। अगर यही चीज ऐसे कह दे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, माइनस चार्ज डाल दे इधर से ना, तो फिर से पाथ कैसा, स्ट्रेट लाइन। तो अगर जो भी हमारी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा हो, पैरेलल, तो पाथ कैसा होगा, और मोशन कैसा, वेलोसिटी कांस्टेंट या एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड। उस समय जो मोशन होगा कैसा होगा, एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेशन कितना आ रहा था, अरे बहुत इजी है, QE/m
ये तो आ रहा था। ऐसे कहेंगे ना कि हमारा फोर्स इक्वल टू क्यू ई, फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का कितना हो जाएगा क्यू ई बाई एम। ये तो होगा कि चार्ज का जो पाथ होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन होगा जब पैरेलल इंटर करेगा, और मोशन कैसा होगा एक्सीलरेट। यहां समझना, ठीक है। अगर किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा, एट रैंडम, ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी 0, नेट करंट 0। अब हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, क्या लगा दिए, या तो हम कहते पोटेंशियल लगा दिए। जो इलेक्ट्रॉन का मोशन एट रैंडम था वो अब एट रैंडम नहीं रह जाएगा, अब वो अलाइंड हो गए, यही ना। अब अलाइंड हो गए तो जो उसमें करंट एक दूसरे से कैंसिल हो रहा था, क्या अब कैंसिल होगा क्या, अब करंट मिलेगा हमको। यहां पे करंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, बस इसमें ही यहां पे हमको करंट मिलेगा। और इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी होगी, उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कौन सी वेलोसिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बस इसमें ही फिर से बोल रहे हैं, किसी भी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन अलाइंड हो जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन अलाइंड हो जाएंगे तो उनका मोशन जो होगा ना एक्सेलरेटेड होगा। उस समय जो वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी, उसको क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा सा सोच के बताओ, ठीक है। अगर हम मान लो कोई कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है, इस कंडक्टर में हम एक बैटरी लगा दिए, ठीक है, और इसमें एमीटर लगा दिए ना। अब इसकी वेलोसिटी हम बोल रहे हैं ना कि एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, अगर एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन होगा, ठीक। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो कुछ तो एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ रही होगी, वेलोसिटी बढ़ रही होगी ना। अगर मोशन एक्सेलरेटेड है तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, ठीक। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। मतलब एमीटर में, मेरी बात समझ रहे हो ना, कि अगर एक्सेलरेशन हम कह दें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, ठीक। 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद 4, फिर 6, 8, 10, वेलोसिटी कंटीन्यूअसली क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी कंटीन्यूअसली बढ़ रही है तो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। मतलब कि कोई कंडक्टर ले लें और मेटल ले लें और इसमें हम एमीटर लगा दें और स्विच ऑन कर देंगे तो करंट हमारा पहले कितना था, 0। अब धीरे धीरे करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकली, एक बार करंट आया तो करंट ऐसे मिल गया, ठीक है। ये चीजें प्रैक्टिकली होता है क्या कि कंटीन्यूअसली बढ़ रहा है, नहीं ना होता है। वो क्या होता है, एक बार कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे कुछ और भी हो रहा है, मेरी बात समझ रहे हो ना, कि हम अगर किसी भी मेटल को देखें तो ऐसा नहीं है कि एमीटर में करंट हमारा ऐसे था, पहले 0 था, स्विच ऑन की तो करंट धीरे धीरे बढ़ते 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 ऐसे हो, नहीं ना, जब फास्ट ऐसे आगे रुक जाता है, ठीक। हाँ, बैटरी जैसे से खत्म होती है तो उसका करंट कम होकर 0 हो जाता है, होता है ना। मतलब हम लोग यहाँ से कह रहे हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही है, मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है, मतलब इसमें कुछ फॉल्ट है, इसमें कुछ फॉल्ट है। अब फॉल्ट क्या है, सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। क्या कहेंगे, किसी कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें या इसके एंड पे क्या लगा दें, पोटेंशियल, क्या लगा दें, और पोटेंशियल लगा दे तो सारे इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या हो गया, अलाइंड हो गए। क्या हो गए, अलाइंड हो गए। अलाइंड हो गए, अलाइंड होने से उनका पाथ कैसा हो गया, स्ट्रेट, और उनका मोशन कैसा, तो उनकी वेलोसिटी कंटीन्यूअसली बढ़ रही है, कंटीन्यूअसली। मतलब वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं या लॉस, गेन कर रहे हैं। लेकिन जितनी वेलोसिटी गेन करेंगे उतनी ही वेलोसिटी लॉस करेंगे, किसकी वजह से, कोलिजन, किसकी वजह से। तो ओवरऑल वेलोसिटी जो होगी वो बढ़ेगी नहीं, ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगी, और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर बोल रहे हैं कंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रॉन फ्री, इनिशियली कैसा मोशन, रैंडम, तो नेट एवरेज वेलोसिटी, करंट कितना, अभी हम क्या लगा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पोटेंशियल, सारे इलेक्ट्रॉन अलाइन, पाथ, मोशन एक्सेलरेटेड, वेलोसिटी बढ़ रही है। लेकिन ड्यू टू कोलिजन जितना इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी गेन करेंगे उतना ही ओवरऑल वेलोसिटी, एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। हो गया काम, समझ में आया। या तो ऐसे कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी आ रही होती है, एक लाइन में भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी आ रही होती है उसी वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ गए, ये वाला फिगर बना लो जल्दी से। सब ऑर्डर क्या है इलेक्ट्रॉन का, क्या चीज, वो वेलोसिटी है भाई, यूनिट लिखा हुआ है, यूनिट नहीं दिख रहा। हो गया, बोले, लिखिए, एज पोटेंशियल अप्लाइड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड
as potential applied or electric field applied, as potential applied or electric field applied, all electron as potential applied or electric field applied, all electron get aligned, all electron get aligned, all electron get aligned. So their motion is accelerated motion, their motion is accelerated motion, their motion is accelerated motion, their motion is accelerated motion. हो गया? Their motion is accelerated motion, so their velocity increases continuously, increases continuously, increases continuously, increases continuously. But due to collision, overall velocity remains constant, overall velocity remains constant, that constant velocity is called drift velocity, that constant velocity is called drift velocity. ठीक है, एक लाइन और लिख लो, हो गया? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. हो गया सुमेंद्र? ठीक है, बाकी कल.